चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप वायरल डिजीज के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोगों की। देखिए, वायरस वाले जो रोग थे उनमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक काम नहीं करते, लेकिन जीवाणु जनित रोग जो होते हैं इन पर एंटीबायोटिक काम करते हैं। जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं। दवाएं कारगर हैं, प्रतिजैविक दवाएं। देखिए, जो प्रतिजैविक है, ये प्रतिजैविक सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा था प्रतिजैविक? ये था पेनिसिलिन। 1928 में ये खोजा था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। असल में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अचानक ही मिला था ये प्रतिजैविक। ये अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। एक पेट्रोडिस थी, पेट्रोडिस में जीवाणु पर प्रयोग कर रहे थे। ये असल में मवाद होती है, उसके जो जीवाणु थे उस पर प्रयोग कर रहे थे अपने। और ऐसे में उस पेट्रोडिस में कहीं से कवक के बीजाणु उड़ करके आए थे, और वो कवक था पेनिसिलिन नोटेटम। ये बीजाणु उड़कर आए और वहां पर कवक उग गए, फफूंद उग गई। और इन्होंने बाद में देखा कि जहां फफूंद उगी है उसके आसपास वो जीवाणु सारे मारे जा चुके हैं। तो इस आधार पर इन्होंने इस पेनिसिलिन नोटेटम से ऐसा पदार्थ निकाला जो जीवाणुओं को समाप्त कर देता था। तो इस एक एक्सीडेंटल प्रयोग में, अकस्मात हुए प्रयोग में पेनिसिलिन की खोज हुई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। देखिए, जीवाणु जनित रोगों में पहली बात करते हैं टीबी की। ट्यूबेरोकुलेसिस। इस टीबी को राज्य क्षमा, क्षय रोग, तपेदिक आदि नामों से जाना जाता है। टीबी, इसका जो पैथोजन है यानी रोग कारक, इसका रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोकुलेसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोकुलेसिस का पैथोजन है। और प्रश्न अभी हाल ही में एक पूछा गया कि टीबी का रोग कारक निम्न में से कौन सी जीवाणु की प्रजाति है? तो ये ट्यूबेरोकुलेसिस शब्द नहीं दिया गया था। चार ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, जिस प्रकार से माइक्रोबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह से दिए गए थे, क्योंकि ट्यूबेरोकुलेसिस पहचान में आ जाता है तुरंत ही, इसलिए 4 शब्द ऐसे दिए गए थे ऑप्शन। तो माइक्रोबैक्टीरियम ध्यान रखना है। इसका पैथोजन हो गया। अब ये क्या करता है कि ये टीबी असल में हम जानते हैं फेफड़ों को संक्रमित करने वाला ये बैक्टीरिया है। फेफड़े संक्रमित होते हैं टीबी रोग में, लेकिन सिर्फ फेफड़े संक्रमित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। इसमें महिलाओं में गर्भाशय और हड्डियां भी संक्रमित होती हैं, यानी टीबी हड्डियों की भी हो सकती है और गर्भाशय की टीबी भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। इसके लिए टीका है बीसीजी का टीका, जो बचपन में बच्चों को लगाया जाता है जन्म के समय। यह टीका असल में 2 वैज्ञानिकों की खोज है, एल्बर्ट कैमिलेट और दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है कैमिली ग्यूरिन। इन दोनों की खोज है और इसीलिए इस टीके को बेसिली कैमिलेट ग्यूरिन, बीसीजी, बेसिली कैमिलेट ग्यूरिन नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में रोग हो जाता है तो उसे फिर उपचार दिया जाता है, और उपचार के लिए डोट्स दिए जाते हैं। ये एक शॉर्ट कोर्स है, लगभग 6 माह का कोर्स है। वो ट्रीटमेंट के रूप में किसी भी मरीज को दिया जाता है। इस डोट्स का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है,
और ये लगभग 6 महीने तक व्यक्ति को लेना होता है। कुछ व्यक्ति लगातार नहीं लेते हैं, बीच में यदि ड्रॉप करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं, इस दवा को लेना, तो उन्हें फिर दूसरा रूप टीबी का होता है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, MDR टीबी होती है उनको। तो ये है टीबी, और टीबी का जो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में चला था वो सबसे सफल कार्यक्रम रहा है टीबी। इसके बाद देखते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ, ये इसका जो पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग को लेप्रेसी रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग का पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, और ध्यान रखना टीबी और कुष्ठ दोनों ही रोगों में जिम्मेदार जो प्रजाति है बैक्टीरिया की वो माइक्रोबैक्टीरियम है। इस कुष्ठ रोग में सफेद चकत्ते होते हैं शरीर पर, जो कि सुन्न होते हैं, यानी संवेदनशील नहीं होते हैं। असंवेदनशील चकत्ते होंगे, यहाँ पर कोई एहसास नहीं होगा, सुई चुभाने पर भी एहसास नहीं होगा। हालांकि ऐसे चकत्ते, एक दूसरा रोग है ल्यूकोडर्मा, उसमें भी सफेद चकत्ते होते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं, यहाँ संवेदनाएं होती हैं, असंवेदनशील नहीं होते हैं इस रोग में। कुष्ठ रोग ये भी एक संक्रामक रोग है, लेकिन बहुत धीमे फैलने वाला रोग है कुष्ठ रोग। इसके बाद देखिए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? देखिए, डिप्थीरिया बच्चों में सामान्यतः होने वाला रोग है, और ये गले का संक्रमण है। गले में होने वाला संक्रमण है डिप्थीरिया। इस रोग में श्वास नली अवरुद्ध होती है और गला सूजता है। डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है, और ये होता है कोरोनोबैक्टर डिप्थीरी से। इसका रोग कारक कोरोनोबैक्टर डिप्थीरी है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगता है, और डीपीटी का टीका 3 रोगों से बचाव करता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस से बचाव करता है। तो देखिए, पहला इस पर कारगर होगा टीका डिप्थीरिया पर, दूसरा कारगर होता है पर्टुसिस, और पर्टुसिस को बोलते हैं काली खांसी। इसे हम सामान्य भाषा में, हमारी भाषा में, लोकल भाषा में कुकर खांसी भी बोलते हैं। ये कुकर खांसी है, जो कि बहुत तेजी से बार बार सांस के साथ तेज खांसना, काली खांसी होती है। और इसका जो रोग कारक है वो है बार्डिटेला पर्टुसिस। इसका रोग कारक जीवाणु बार्डिटेला पर्टुसिस है, और इसके लिए भी डीपीटी का टीका बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो रोग है वो है टेटेनस। इसमें भी कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी का टीका लगाया जाएगा टेटेनस रोग में। इसे कहते हैं लोकजा रोग, यानी जबड़ों का लोक हो जाना, रुक जाना, जाम हो जाना। अब असल में इसमें क्या होता है, ये टेटेनस रोग जो होता है, तो कंकालीय पेशियां हैं वो संकुचित होकर रह जाती हैं, और उनमें इतनी ऐंठन पैदा हो जाती है, खिंचाव पैदा हो जाता है उनमें जबरदस्त तरीके से। इसका जो रोग कारक है इस टेटेनस का, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। असल में ये जो बैक्टीरिया है वो धूल में या फिर जंग में, लोहे वगैरह पर जंग लग जाती है उसमें, या फिर पशुओं के मल में, डंग में उपस्थित रहता है, और वहां से ये सीधे जब रक्त के संपर्क में आता है किसी व्यक्ति के, तो ये रक्त में जाने के बाद में कंकालीय पेशियों को संकुचित करता है, और झटके उस व्यक्ति में, एक तरह से अकड़न, झटके के साथ अकड़न पैदा होने लग जाती है उस व्यक्ति में, टेटेनस रोग में, और इसके लिए भी टीका डीपीटी का लगाया जाता है। तो इन 3 रोगों से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगता है, इसलिए 3 रोगों से बचाव करता है, इसे इसीलिए कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल टीका। ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल टीका इसको कहा जाता है, डीपीटी को।
नेक्स्ट देखिए प्लेग। ये प्लेग आप जानते हैं महामारी के रूप में रहा है। पहले 20वीं सदी के शुरुआत में महामारी था प्लेग, और प्लेग का जो रोग कारक है पैथोजन वो है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस इसका रोग कारक है। असल में ये पास्चुरेला पेस्टिस पिस्सू में रहता है। पिस्सू में रहता है। पिस्सू छोटे छोटे से ऐसे परजीवी हैं जो कुत्ते, बिल्ली या फिर चौपाई जानवरों के ऊपर रहते हैं और उनका रक्त चूसते हैं। तो ये पिस्सू जो पास्चुरेला पेस्टिस जिसमें रहता है वो चूहों के परजीवी थे। चूहों पर रहता था, ये चूहों का रक्त चूसता था, और चूहों के मर जाने के बाद में ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आता ये पिस्सू, और ये डायरेक्टली उस पास्चुरेला पेस्टिस को उस व्यक्ति के ब्लड में ट्रांसफर कर देता था। तो यहाँ ये पिस्सू जो है इनके रक्त को चूसते पहले, अब जब चूहे मर जाएंगे तो उसके बाद में इनको रक्त चूसना है, ये किसी मानव का रक्त चूस लेंगे और मानव के रक्त में इस पास्चुरेला पेस्टिस को एंटर करवा देंगे। तो इस प्रकार ये प्लेग उसमें फैल जाएगा। तो चूहों से फैलने वाला रोग है, इसमें चूहे इसके वाहक के रूप में रहे हैं इस प्लेग को फैलाने में, महामारी को फैलाने में। टाइफाइड, इसे कहते हैं आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर कहते हैं इसे। टाइफाइड जो है ये इसका रोग कारक है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका रोग कारक है, और इसका जो टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखना, इसका टेस्ट विडाल परीक्षण किया जाता है, विडाल टेस्ट। टाइफाइड के टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट, और इसका रोग कारक साल्मोनेला टाइफी। इसमें भी बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, बुखार होना। आंत्र परजीवी है, ये बैक्टीरिया आंत्र में रहेगा, हाथों को ये डिस्ट्रॉय करता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया। हैजा, इसे कहते हैं कोलेरा, और इसका रोग कारक भी ऐसा ही होगा, नाम देखना, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी इसका रोग कारक है। ये बैक्टीरिया असल में जहां गंदगी होती है वहां पर मौजूद रहता है, और ये गंदगी वाले स्थान पर जब मक्खियां बैठती हैं तो उनके पैरों से लग करके उनके शरीर पर चिपक जाता है, और ये बाद में मक्खियां किसी भी खाने की वस्तुओं पर जाकर बैठेंगी, खाने पर बैठेंगी और खाने पर उस बैक्टीरिया को छोड़ देंगी। ऐसी स्थिति में वो जब खाना किसी व्यक्ति द्वारा खाया जाएगा तो ये बैक्टीरिया उनके शरीर में पहुंचेगा और हैजा उत्पन्न होगा। और ये हैजा सामान्यतः इसीलिए गर्मियों में होता है जब मक्खियां बहुत होती हैं। इसमें डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, निर्जलीकरण की समस्या। इस रोग में निर्जलीकरण होता है, उल्टी दस्त होने वाली जैसी प्रॉब्लम होती है, तो सारा जल बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता है हैजा। एक रोग है निमोनिया। आपने बहुत सुना होगा निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। अभी जुकाम के बारे में आपने जाना होगा कि जुकाम जो वायरस जनित रोग है सामान्य श्वसन नली को प्रभावित करती है, लेकिन फेफड़ों को प्रभावित नहीं करती। लेकिन निमोनिया का जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, इसका डिप्लोकोकस निमोनी, इसका डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, जो ये फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के अंदर वायु कुपिकाएं होती हैं, एल्वोलीज जिन्हें बोलते हैं, एल्वोलाई या वायु कुपिकाएं इन्हें कहते हैं। ये वायु कुपिकाएं होती है और इनको प्रभावित करेगा, इनके अंदर पानी भर जाएगा, पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो निमोनिया के समय, निमोनिया की जब स्थिति होती है, भयंकर रूप लेता है, तो इसमें फेफड़ों में पानी भरने की समस्या पैदा होती है। तो ये कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। तो ये थे कुछ वायरस जनित रोग। अब हम फटाफट से कवक जनित रोग भी देख लेते हैं। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग में जैसे अस्थमा, जिसे दमा कहते हैं,
सांस लेने से संबंधित समस्या होती है अस्थमा में, दमा में, सांस नहीं आता है व्यक्ति को, और ये एक फंगस यानी कवक के कारण होने वाला रोग है, और ये कवक है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होने वाला रोग है दमा, श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं इस दमा में, अस्थमा में। इसके अलावा दाद है, नॉर्मल है, रिंगवर्म जिसे बोलते हैं। इसके लिए उत्तरदायी जो कवक है जो ट्राइकोफाइटोन है, और इसमें शरीर पर जहां पर भी नमी वाला स्थान होता है शरीर का, जहां आपस में जिस तरह से मिले हुए होते हैं शरीर के अंग और वहां पर नमी होती है, और नमी वाले स्थान पर ये जो कवक है ये पनपता है ट्राइकोफाइटन, और वहां पर इस तरह से जाल बना लेता है अपना। तो ये कवक की एक वास्तव में प्रॉपर्टी है कि ये जाल बनाता है। अचार वगैरह भी आपने देखा होगा, कई बार फंगस लगता है अचार में, खुले अचार में बरसात के दिनों में बहुत जल्दी से सफेद जाल बन जाता है पूरा, तो ये जाल बना लेता है इस तरह से। तो ये रिंगवर्म ट्राइकोफाइटन की वजह से होता है और एक जाल बनता है, और इनके उपचार के लिए सल्फर औषधियां काम में आती हैं। सल्फर जो मेडिसिन है वो काम में ली जाती हैं। सरसों का जो तेल होता है उसमें भी सल्फर होता है, इसलिए सरसों के तेल का उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है। इसीलिए त्वचा पर मालिश के लिए सरसों का तेल उपयोग में लेते हैं, ताकि ये सुरक्षा प्रदान करता है इनसे। और आप जानते हैं एक बहुत सारे जो ऐसे शरीर बाल उड़ना, बालों का झड़ जाना पूरा, ये जो आप डैंड्रफ देखते हैं ये भी एक कवक है। तो इनके उपचार के लिए भी सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। तो कुछ इनमें कोई खास बात नहीं है, फटाफट से अब देख लो। एक प्रोटोजोआ जनित रोग जो महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, मलेरिया। मलेरिया बड़ा ही फेमस रोग है, और ये इसका जो रोग कारक है वो है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ है ये प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम मच्छर है, मच्छर की लार में रहता है, और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में रहेगा, और यहां से मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति के रक्त में इस प्लाज्मोडियम को एंटर करवा देता है, और व्यक्ति के रक्त से सीधा सबसे पहले यकृत में पहुंचता है। ये प्लाज्मोडियम सबसे पहले यकृत में पहुंचता है, यकृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। अब यकृत में नष्ट करेगा तो वहां से सबसे पहले आरबीसी फटेंगी, और आरबीसी फटने पर एक पदार्थ निकलता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन पदार्थ शरीर में कपकपी और ठंड लगना, सर्दी लगकर कपकपी उत्पन्न करता है, और इससे पता लगता है कि मलेरिया रोग है। तो मलेरिया रोग का एक लक्षण है कि सर्दी लगकर कपकपी पैदा होना, सर्दी लगना, ये इस रोग का एक लक्षण है। तो हीमोजोइन पदार्थ उसके लिए उत्तरदायी है, कपकपी के लिए। इसका उपचार कुनैन से किया जाता है। कुनैन वो औषधि है जो शरीर में मिलेनिन वर्णक को रोकती है। ध्यान रखना, मिलेनिन, जब कुनैन लेते हैं मलेरिया के रोग के समय तो जो मिलेनिन वर्णक होता है शरीर में, जो रंग को गहरा करता है, उसे रोकती है। तो ऐसे में जब ये औषधि ली जाएगी तो मिलेनिन नहीं बनेगा तो व्यक्ति थोड़ा गोरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं लेनी है आपको कि गोरा होने के लिए कुनैन खा लें, ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग में देखिए पायरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इसका रोग कारक है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ये रोग कारक है। और इसमें जो एक लक्षण उत्पन्न होते हैं वो होते हैं मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से रक्त निकलना, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं। हालांकि ऐसी ही स्थिति एक दूसरा रोग है स्कर्वी, इसमें भी होती हैं, लेकिन स्कर्वी जो है वो कोई प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, ये अभावजन्य रोग है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें भी मसूड़ों से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, स्कर्वी रोग में भी।
इसके अलावा भी अमीबियासिस वगैरह रोग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे। अब समय आप कम ही दे पाते हैं वैसे भी देखने में। एक रोग और लास्ट बात कर लेते हैं, कृमि जनित वाला। और कृमि जनित में एक ही इम्पोर्टेंट रोग है, वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया यानी हाथी पांव। इसमें इस फाइलेरिया रोग में असल में क्या होता है, ये जो पैर हैं, पैर में लसिका ग्रंथियां होती हैं, और पैर की लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाता है, सूजन। सूजन आने के कारण पैर बहुत भारी हो जाता है, और बहुत भारी हो जाने के कारण इसे हाथी पांव कहते हैं। हाथी पांव रोग होता है। इसका जो रोग कारक है, देखिए रोग कारक है वुचेरिया ब्रिंकोप्टाई। वुचेरिया ब्रिंकोप्टाई इसका रोग कारक है, जो कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। और ध्यान रखना, लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, लसिका ग्रंथियों में सूजन आता है इस रोग में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग थे जिनकी हमने बहुत जल्दी से फास्ट चर्चा करी है। आपने देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।